हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? भारत की सबसे प्राचीन नदी सिंधु भारत और पर्शिया, जो कि वर्तमान ईरान है, के बीच बहती थी। भारत की सबसे प्राचीन नदी सिंधु भारत और पर्शिया के बीच बहती थी। पर्शिया को ही वर्तमान ईरान कहते हैं। पर्शिया के लोग पारसी थे और उनकी भाषा फारसी थी। ए ता था को ता, दा था को दा, पा फा को पा और सा को हा बोलते थे। सिंधु नदी के पश्चिम और पश्चिमोत्तर हिंदू, जो कि आर्य थे, उनकी भाषा हिंदवी कहलाई और इसी से रूढ़ होकर के यह हिंदी बन गई। भाषा संस्कृत की भाष धातु से उत्पत्ति हुई। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई, जिसका अर्थ है प्रकट करना। जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने भावों व विचारों को जिस माध्यम से व्यक्त करता है उसे भाषा कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने भावों व विचारों को जिस माध्यम से व्यक्त करता है भाषा कहलाती है। मनुष्य एवं पशु में भाषा एवं सामाजिकता का अंतर होता है। अब देखते हैं भाषा के माध्यम। भाषा के 3 माध्यम हैं। पहला है बोलकर सरल होता है। बोलकर क्या होता है? सरल होता है। लिखकर सरल से कठिन होता है। लिखकर क्या होता है? सरल और कठिन दोनों होता है। और संकेत क्या होता है? तो ये कठिन होता है। अब देखते हैं भाषा के कौशल। भाषा के 4 कौशल होते हैं। भाषा के 4 कौशल होते हैं। पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना और फिर है लिखना। पहला है सुनना, जिसको कि श्रवण बोलते हैं। फिर है बोलना, उसके बाद है पढ़ना अर्थात पठन, लिखना अर्थात लेखन। डॉक्टर मरिया मंटेसरी इसके क्रम को सबसे अलग मानते हैं। डॉक्टर मरिया मंटेसरी इसके क्रम को सबसे अलग मानते हैं। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। तो ये सबसे पहले क्या मानते हैं? आर्या मंटेसरी सबसे पहले क्या मानते हैं? सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना, फिर पढ़ना मानते हैं। बात करते हैं हिंदी भाषा की। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेनी, फिर हिंदी बन गई। सबसे पहले भाषा क्या थी? संस्कृत थी। फिर पाली आई, फिर प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया, उसके बाद शौरसेनी, फिर हिंदी। संस्कृत, इसके 2 भाग हैं। संस्कृत के कितने भाग हैं? तो 2 भाग हैं। पहला है वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और दूसरा है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का समय क्या है? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अब बात करते हैं पाली की। पाली का समय क्या माना जाता है? तो 500 ईसा पूर्व माना जाता है। प्राकृत 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। हिंदी की बात करें तो 1000 ईस्वी से अभी तक। तो सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले संस्कृत आई। इसके 2 भाग हैं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत।
वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया। उसके बाद है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया। पाल 500 ईसा पूर्व, प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश 500 से 1000 ईस्वी तक। फिर हिंदी कब आई तो 1000 ईस्वी से अभी तक। सभी बौद्ध ग्रंथ पाली, सभी जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए। सभी बौद्ध ग्रंथ क्या थे? पाली थे, और सभी जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में थे। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस, छापाखाना की भाषा प्राकृत थी, जिसका प्रयोग जैनियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए किया। हिंदी का प्रारंभिक समय 1000 ईस्वी, हिंदी का मानक समय 1100 ईस्वी माना गया। बात अगर की जाए हिंदी का प्रारंभिक समय की तो 1000 ईस्वी, और बात की जाए हिंदी का मानक समय की तो 1100 ईस्वी होगा। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली या भाषा क्या है तो चीनी है। चीनी को ही क्या कहते हैं तो मंदारिन कहते हैं। अब बात करते हैं हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय भाग 2 की। व्याकरण विधन आधन करण। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है भली भांति समझना। बात करें इसकी परिभाषा की तो व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग किसी भाषा का किया जाता है। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। हर भाषा का क्या होता है? अपना व्याकरण होता है। व्याकरण के भाग, व्याकरण के 3 भाग हैं। कौन कौन से? पहला है वर्ण विचार, फिर है शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार। अब बात करते हैं वर्ण विचार की। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होता है। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो वो शब्द होती है। आ, अधूरा का, अधूरा गा, अधूरा ला इत्यादि। अब बात करते हैं वर्ण भेद की। वर्ण के 2 भेद हैं। वर्ण के 2 भेद हैं। कौन कौन सा? पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। बात करें ध्वनि की तो मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि मानी जाती है। बात अगर लिखित रूप से बात की जाए तो वर्ण होगी, और मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो वो ध्वनि होगी। वर्ण और ध्वनि में अंतर देखते हैं। जैसे कि मैंने एक लिया शब्द पवन, इसमें 3 ध्वनि और 5 वर्ण हैं। इसका जब खंडन करेंगे, इसको जब तोड़ा जाएगा तो पा प्लस आ प्लस वा प्लस आ प्लस ना प्लस आ होगा। उसी प्रकार क्षत्रिय का देखेंगे, अधूरा का, अधूरा सा, धन आ, धन अधूरा ता, धन रा, धन ई, धन या, अधूरा या, धन या आ। तो इस प्रकार से बनेगा क्षत्रिय। अब बात करते हैं शब्द विचार की। शब्द विचार की बात करें तो वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है तो वो शब्द कहलाता है। जैसे का, म, ल, तो का को अगर अकेले बोलेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है, ना ही माँ का है और ना ही ला का है। तो इसको अगर ये तीनों मिला दिया जाए तो कमल होगा, तो कमल एक शब्द बन गया, इसका सार्थक अर्थ होगा, तो ये सार्थक होगा। इसी प्रकार से देखा जाए तो का, ला, मा, अगर इनको अलग अलग पढ़ा जाए तो इनका कुछ अर्थ नहीं होगा, और इन्हें तीनों को मिलाकर अगर पढ़ा जाए कलम तो इसका जो है अर्थ होगा। विशेष में देखते हैं। विशेष में अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होता है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होता है।
अब बात करें वर्णमाला की। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? तो वर्णमाला कहलाता है। जैसे आ, ए, ओ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, अंग, अह। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आ से लेके आह तक। अब बात करते हैं वाक्यांश की। वाक्य प्लस अंश, इसका खंडन किया जाएगा तो वाक्य प्लस अंश मिलकर बनाएगा वाक्यांश। तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं परंतु पूरे अर्थ का बोध नहीं करा पाते हैं तो वाक्यांश कहलाते हैं। जैसे यदि आप मेहनत करोगे, तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। यदि आप मेहनत करोगे तो सफल होगे, तो ये जो है पूरा वाक्य होगा, लेकिन ये जो है वाक्यांश है। यदि आप मेहनत करोगे तो ये वाक्यांश है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ईश्वर पर विश्वास करने वाला। ईश्वर पर विश्वास करने वाला, तो ये भी क्या है? वाक्यांश है। अब बात करें वाक्य की, तो शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, वाक्य कहलाता है। जैसे राधा नाचती है। राधा क्या करती है? तो राधा नाचती है। तो ये वाक्य हो गया। अब देखते हैं विशेष में। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होता है। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण मानी जाती है। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि मानी जाती है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द मानी जाती है। अगर वहीं भावार्थ की बात की जाए तो भावार्थ के आधार पर वाक्य होता है। अब बात करते हैं पद की। पद किसे कहते हैं? तो पद किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है। माफ़ कीजिएगा, जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है और उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाए तथा उस शब्द को व्याकरणिक रूप मिल जाए तो वह पद कहलाता है। एग्जाम्पल, मनीष गेंद खेलता है। मनीष क्या करता है? मनीष गेंद खेलता है। तो इसमें जो है मनीष क्या है? पद कर्ता है। गेंद क्या है? पद कर्म है। खेलता है क्या है? पद क्रिया है। तो मनीष कर्ता पद है, गेंद कर्म पद है, खेलता है क्रिया पद है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कृष्ण बांसुरी बजाता है। कृष्ण बांसुरी बजाता है, तो कर्ता पद इसमें क्या होगा? कृष्ण होगा। इसमें उसके बाद है कर्म क्या है? बांसुरी है, और बजाता है क्या हो गया? क्रिया पद हो गया। अब बात करते हैं शब्द और पद में अंतर की। शब्द और पद में अंतर की बात करें, जब किसी शब्द को अकेला प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द होता है, लेकिन जब उसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। जैसे कृष्ण, कृष्ण क्या है? कृष्ण शब्द है, और यहीं अगर कह दिया जाए कृष्ण बांसुरी बजाता है तो ये पद हो गया। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा, कुछ न कुछ तो आया ही होगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे।